हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम 2023 का आंसर लगाएंगे। ये फिजिक्स का आंसर है 2023 का। इसमें पहले बहुविकल्पी हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, चांदी का परावैद्युतांक होता है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। एक है k बराबर 0 परावैद्युतांक, और k बराबर 1, k बराबर -1 और k बराबर अनंत। तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, क्योंकि धातुओं का ही परावैद्युतांक अनंत होता है। तो चांदी एक धातु है तो उसका परावैद्युतांक हो जाएगा अनंत। ये चौथा विकल्प सही है। इसमें परावैद्युतांक जो होता है किसी पदार्थ का, वो 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन धातुओं का अनंत होता है। खा क्वेश्चन, ये पहले का का था, खा दिया है। यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है। x1 है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और x2 है मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। तो इसमें कौन सी कंडीशन सत्य होगी? x1 लेस देन x2, या फिर x1 ग्रेटर देन x2, या x1 इक्वल टू x2, या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है। तो यहां पर जो पहली कंडीशन है x1 ग्रेटर देन x2, x1 ग्रेटर देन x2, ये सत्य हो जाएगी। गा क्वेश्चन है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक बताना है। उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण समान है। अपवर्तक कोण होता है ए और विचलन कोण डेल्टा एम, ये दोनों बराबर दिए। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पतले प्रिज्म के लिए। डेल्टा एम इक्वल टू होता है ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ से डेल्टा एम की जगह हम ए करेंगे, तो ए इंटू एन माइनस 1, ए से एक कट कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1 एन माइनस 1, यानी एन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो विकल्प है दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड विकल्प 2, परावैद्युतांक 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दूसरा ही विकल्प था। इसके बाद अगला क्वेश्चन घा, इसमें समीकरण दिया गया है 4 प्रोटॉन मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं 2He4, और प्लस एक पॉजिट्रॉन बनता है और प्लस Q ऊर्जा। तो यहां पर जो ये समीकरण दिया है ये किसको व्यक्त करेगा? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सेकंड, नाभिकीय संलयन, क्योंकि जब हल्के नाभिक जुड़ करके कोई भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? 4 विकल्प है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन मूल कण है, इलेक्ट्रॉन भी मूल कण है, न्यूट्रिनो भी मूल कण है, अल्फा कण ये मूल कण नहीं है। तो यहां पर ये विकल्प तीसरा हो जाएगा, अल्फा कण ये मूल कण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति n है, अनुनादीय आवृत्ति nr है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? यानी धारा जो है विभव से पीछे होनी चाहिए। धारा पश्चगामी, विभवांतर अग्रगामी है। तो यहां पर जो अनुनादीय आवृत्ति है वो nr, धारा और वोल्टता जब समान कला में होते हैं, और जो आवृत्ति मिल रही है परिपथ की, स्रोत की आवृत्ति n है, तो वो यहां से हो जाएगा n ग्रेटर देन nr। इसमें चौथा विकल्प सही है। ये स्रोत की आवृत्ति अनुनादीय आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किए। इसके बाद हम लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे।
लघोत्तरी प्रश्न जो है, लघोत्तरी क्वेश्चन, उनको देखते हैं एक बार। दूसरे का क्वेश्चन जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो दो मुख्य विशेषताएं होंगी, पहली विशेषता ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और दूसरी विशेषता ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और भी विशेषताएं हो जाएंगी, जैसे कि प्रकाश की चाल से गति करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हुई। हमें कोई दो विशेषताएं लिखनी है, तो एक तो विशेषता ये होगी कि अनुप्रस्थ तरंगें होती है और ये प्रकाश की चाल से गति करती हैं, दो हो गई। अगला क्वेश्चन है खा, दूसरे का खा। देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? तो देहली तरंगदैर्घ्य जो होती है वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है किसी प्रकाश, जो प्रकाश आपतित हो रहा है धातु के पृष्ठ पर, तो वो फोटोन के रूप में होता है। तो उस फोटोन की कोई एक फोटोन की जो अधिकतम आवृत्ति होती है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तो न्यूनतम ली जाती है लेकिन तरंगदैर्घ्य जो होगी वो अधिकतम होगी, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, वो उसकी देहली तरंगदैर्घ्य होती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन गा, दूसरे का। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को, एक कांच का उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस को 3/2 अपवर्तनांक के ही द्रव्य में डुबाया जाता है। जो लेंस है उसका भी अपवर्तनांक है 3/2। मान लो कांच का बना हुआ है, इधर कोई द्रव है मान लीजिए, और उसका भी अपवर्तनांक है NL बराबर 3/2। तो अपवर्तनांक लेंस का और द्रव का सेम है, जिस द्रव में वो लेंस रखा गया है। जब द्रव में लेंस को डुबो दिया जाएगा तो उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहां से वस्तु से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो जब लेंस से टकराएगी तो अपवर्तनांक चेंज नहीं होगा। अपवर्तनांक चेंज नहीं होगा तो ये एक समतल कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा और इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन से भी हम निकालेंगे तो एफ एल इक्वल टू होता है एल एन जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से एल एन जी जो होगा वो एन जी अपॉन एन एल हो जाएगा, माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। एन जी का मान 3/2, एन एल का मान भी 3/2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से ये कट के 1 माइनस 1, तो यहाँ से ये इक्वेशन जो होता है, जिस फॉर्मूला है एफ एल 1/FL होता है, तो यहाँ से 1/FL इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी एफ एल हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये अनंत फोकस दूरी हो जाएगी। लेंस की अनंत फोकस दूरी होती है, कांच की समतल प्लेट की होती है, जिसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रकृति कांच की समतल प्लेट की तरह बिहेव करेगा ये। इसके बाद विभव प्रवणता की परिभाषा पूछी है। तो विभव प्रवणता होती है दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी बढ़ेगी तो विभव कम होता जाएगा, यानी दूरी बढ़ने के साथ विभव के मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता को हम डेल्टा वी बट्टे डेल्टा एक्स, ये विभव प्रवणता होती है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। ये क्वेश्चन है दूसरे का। अब दूसरे का हम देखते हैं इंगा। 7n14 नाविक पर कूलम में आवेश की गणना करनी है। 7n14 इस नाविक पर कूलम में आवेश निकालिए। तो जो नाविक होगा उसमें प्रोटॉन ही होंगे केवल, और वो हो जाएंगे प्रोटॉन 7। न्यूट्रॉन भी होंगे 7, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो नाविक पर आवेश होगा Q इक्वल टू NE, एन का मान दिया है 7, क्योंकि 7 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे आवेश होता है धन का 1.6, 10⁻⁻19 कूलम, 7×6 = 42, 4 7×7 = 11, 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.12 10⁻⁻18 कूलम ये नाविक पर आवेश आ जाएगा। एक हेनरी स्वप्रेरक को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी स्वप्रेरक की परिभाषा देनी है हमें। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है
L इक्वल टू ई अपॉन डी आई ओवर डी टी। अगर हम यहाँ पर E बराबर 1 वोल्ट कर दें और डी आई ओवर डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो यहाँ से L का मान 1 हेनरी निकल के आ जाएगा। यानी 1 हेनरी किसी कुंडली का वह स्वप्रेरण गुणांक है जो उस कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देता है। यानी किसी कुंडली में अगर हम धारा परिवर्तन करें वो भी 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, तो उस कुंडली में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर जो उसका स्वप्रेरण गुणांक है वो 1 हेनरी होगा। इसके बाद खंड सामने देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है ये। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, गतिज ऊर्जा दी गई है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 9 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय तीव्रता के क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी, यहाँ गतिज ऊर्जा जो दी है हम उसको जूल में चेंज करेंगे। तो 45 × 1.6 10⁻19 जूल हो जाएगा ये। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ऊर्जा होती है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दें तो वो जूल में चेंज हो जाता है। गुणा कर लेंगे 16 × 5 = 80, 0, 16 × 4 = 64, 64 और 8 हो जाएगा 72, यानी एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 10⁻19 जूल। 72 × 10⁻19 जूल गतिज ऊर्जा हो गई। इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण है या इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन ही है और एक वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होगी वो होती है mv/qb, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा की फॉर्म में लेंगे हम, तो यहां से गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 mv²। तो यहाँ से हम mv को संवेग लिख सकते हैं, संवेग p होता है अपॉन qb, और संवेग p बराबर होता है, यहाँ से हम निकालेंगे ये संवेग p, अगर हम 1/2 गुणा कर दें इसमें mv², यानी यहाँ से हम कर दें k बराबर 1/2 mv²। m का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m² v² अपॉन m। यहाँ से बनेगा 2mk = mv बराबर संवेग p, तो p², यानी p इक्वल टू हो जाएगा √2mk। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे p की, √2mk अपॉन qb, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से मान रखते हैं हम, m इलेक्ट्रॉन का होता है 9 × 10⁻31, के गतिज ऊर्जा हमने निकाल ली 72 × 10⁻−19, और बट्टे में आवेश 1.6 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी है 9 × 10⁻−5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होता है 8 × 72, 2 × 9 31, और 19 जुड़ के हो जाएगा ये 50 माइनस का, और 72 को लिखेंगे 8 × 9 = 72, 16 × 9 = 144, एक अंक बाद दशमलव, 19 और 5 हो जाएगा -24। यहाँ से 9 ये जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा। 8 × 16 का वर्गमूल 4 होता है, 50 की घात आधी करेंगे 25 बट्टे 14.4 10⁻−24। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 बट्टे 14.4, 24 कम कर देंगे तो 10⁻−1 बचेगी। यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो 3.6 बट्टे 14.4,
दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 36/144, 12 से काट दो, 12 × 36, 12 12 144, 3 1 3, 3 चौक 12, 0.25 मीटर, यानी ये बनेगी 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर निकल के आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का खा क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में भ्रामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग। ये है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण है, द्रव्यमान है कण का एम और आवेश है क्यू, विद्युत क्षेत्र ई में भ्रामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 0, जो दूरी तय करता है वो है d, विद्युत क्षेत्र है E, ये दिया गया है। कण द्वारा अर्जित वेग सिद्ध करना है हमें, कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2q ED/m, 2q ED/m, ये सिद्ध करके लाना है, इतना कण अर्जित कर लेता है वेग। तो हम यहां से हल करेंगे इसे। आवेशित कण पर जो बल लगेगा, विद्युत बल, आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल वो F = हो जाएगा Q × E। आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणा के बराबर होता है जो विद्युत बल लगता है। जब बल लगेगा तो उसमें त्वरण भी होगा, कण का त्वरण A बराबर हो जाएगा F/m, F = दिया है QE/m, ये त्वरण हो गया। अब त्वरित गति कर रहा है तो त्वरित गति में हम गति के समीकरण लगाते हैं, तो गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे, v² = e² + 2ad, और v² प्रारंभिक वेग दिया है 0 है, 0 रख देंगे, 2a का मान हमने निकाल दिया, त्वरण QE/m × d, यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो v = आ जाएगा √2q ED/m, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में तीसरे का गा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में दिए गए हैं। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर हमने 9 दिखा दिया, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो हम माइनस में लेते हैं, तो माइनस के नौगुनी है। इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया है। समांतर किरणों का मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो उसके लिए हमें समायोजित किया गया है। तो नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है, यानी सूक्ष्म दूरदर्शी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां निकालनी है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर वो होता है माइनस का FO/FE। यहाँ पर FO ये अभिदर्शक की फोकस दूरी है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ से m बराबर दिया है -9 और माइनस के FO/FE।
तो एफ ओ इक्वल टू आ जाएगा 9 FE, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इस दूरदर्शी की लंबाई, तो वो होता है एफ ओ प्लस FE। जब अंतिम प्रतिमान अंत पे बनता है तो यहाँ पर FE रखते हैं, और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तो UE रखते हैं। अब यहाँ पर समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया है तो यहाँ पर FE लेंगे हम। L जो है 20 सेंटीमीटर है, FO का मान 9FE और प्लस FE, यहाँ पे मोड मान लिया गया है, ऋण का है तो उसे हटा देना है, प्लस कर देना है, 9 और 1 10 FE, यहाँ से FE आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। वहीं FO निकालेंगे तो 9 गुणित FE यानी 2 18 सेंटीमीटर। ये गई लेंसों की फोकस दूरियां। तो बच्चों आज के अनसॉल्व में हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन है वो कल हम करेंगे।